So, today we are going to discuss about PPH. PPH means postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage means the bleeding after the delivery of the baby or up to the puerperium period, it will be known as postpartum hemorrhage. If the bleeding occur more than 500 ml, we will know it as postpartum hemorrhage. Normally, it will bleed up to 500 ml. If it's bleed more than 500 ml, we will know it as postpartum hemorrhage. अगर बेबी डिलीवरी होने के बाद मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है मदर की यूटेरस से और मदर के बर्थ कनल से, सो हम लोग उसको बोलेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज. यूजुअली 500 ml ब्लड लॉस होता है नॉर्मली. सो इधर मैं नोट शेयर कर रही हूँ, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा. द एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग डेफिनेशन इज एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेर from or into the genitalia tract following the birth of the baby up to end of puerperium period. मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि बेबी डिलीवर होने के बाद अप टू द पारपेरियम पीरियड. पारपेरियम पीरियड बोले तो क्या है? पारपेरियम पीरियड बोले तो इधर ये बोलना चाहते हैं कि यूटेरस जो होता है हम लोगों का, जो फीमेल का यूटेरस होता है नॉर्मली 70 to 80 ग्राम्स आता है उसका रेगुलर वेट. एज एन मतलब एडल्ट फीमेल का एक यूटेरस का वेट होता है 70 to 80 ग्राम्स. पर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे और बेबी जब वो रिसीव कर मतलब कॉन्सीव करता है उस टाइम पे उसका वेट बढ़ के कितना हो जाता है, अराउंड 1 kg. तो वो जो यूटेरस का वेट और उसका जो को मतलब स्पेस जो बढ़ गया है उसको उधर जो हाइपरट्रॉफी हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, वो फिर रिटर्न आने तक मतलब वो अगर नॉर्मली इतना साइज है और प्रेगनेंसी के टाइम वो बढ़ के इतना बड़ा हो रहा है, वो फिर रिटर्न आना है ना. वो तो इतना बड़ा हमेशा नहीं रहेगा ना, वो तो फिर रिटर्न आना है. रिटर्न आके जब वो प्रीवियस के जैसे वेट में नहीं आता 90 to 100 ग्राम पे आके रुक जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं पारप्यूरियम पीरियड. वो टाइम में क्या होता है, वो यूटेरस हमारा बॉडी का जो प्रेगनेंसी का जो चेंजेस आता है फीमेल्स का, वो पूरा पहले की तरह थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके पहले की तरह सेटअप होते हैं. उसका उस टाइम पीरियड का हम लोग बोलते हैं पारप्यूरियम पीरियड. सो इधर क्या बोल रहा है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी अप टू द पारप्यूरियम पीरियड अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लीड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे PPH और मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज. सो कॉजेज ऑफ PPH आर एटोनिक यूटेरस. एटोनिक यूटेरस मतलब लॉस ऑफ मसल टोन ऑफ द यूटेरस. ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर द पोस्टमार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ मसल टोन ऑफ द यूटेरस, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एटोनिक यूटेरस. ट्रॉमेटिक यूटेरस मतलब यूटेरस में कुछ ट्रॉमा हो जाना, ये भी है वन मोर कॉज फॉर द पोस्टमार्टम हेमरेज. ब्लड कोगुलोपैथी मतलब ब्लड का क्लॉटिंग ना हो पाना, ये भी होता है वन मोर कॉज. रिटेन टिश्यू, सपोज बेबी डिलीवर हो गया पर उसको प्लासेंटा का कुछ पार्ट्स यूटेरस में रह गया है. ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आता है कि प्लासेंटा यूटेरस मतलब यूटेरस के मसल को क्रॉस करके टिश्यू को क्रॉस करके मसल तक चला गया, तो वो सब कंडीशन में रिटेन टिश्यू ऑफ प्लासेंटा यूटेरस में रह सकता है. यूटेरस में कुछ रह गया तो उससे भी ब्लीडिंग होता है. सो ये मेन 4 कॉजेज़ है जो कि हम लोगों का नॉर्सेट बेसिस में, नॉर्सेट लेवल के प्रिपरेशन में ये मोस्टली 4 कॉजेज़ काम में आता है. ट्रॉमेटिक इंजरी के बारे में क्या बोलना बोले तो ट्रॉमेटिक इंजरी है जो जबकि बेबी डिलीवर हो रहा है उस टाइम अगर कुछ ट्रॉमा यूट्रस के ऊपर गया है तो उसके लिए कुछ इंजरी वगैरह हो गया तो उस टाइम भी ब्लीडिंग हो सकता है, उसको भी हम PPH बोल सकते हैं. सो अब आता है टाइप्स. अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड PPH को 2 तरह में बांटा जाता है, प्राइमरी PPH एंड सेकेंडरी PPH. प्राइमरी PPH बोले तो द ब्लीडिंग अप टू 24 आवर्स, जो ब्लीडिंग अप टू 24 आवर्स हो रहा है मतलब बेबी डिलीवरी होने के बाद से अप टू 24 आवर्स, एक दिन पूरा एक दिन के बीच में
जो ब्लीडिंग हो रहा है, सपोज आज बेबी 9 PM को डिलीवरी हुआ, रात को 9 बजे डिलीवरी हुआ, तो कल रात को 9 बजे तक जो ब्लीडिंग होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी PPH। मतलब ये मोस्ट डेंजरस टाइम पीरियड फॉर PPH। और सेकेंडरी मतलब आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद से अप टू द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट पार्पिरियम पीरियड, उस टाइम अगर ब्लीडिंग हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी PPH। आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइमरी PPH मतलब क्या है। कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो बेबी है वो डिलीवरी होने के बाद से अप टू द 24 आवर्स जो ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी PPH। एंड आफ्टर 24 आवर्स जो ब्लीडिंग होगा अप टू द टाइम ऑफ पार्पिरियम पीरियड उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी PPH। सो प्राइमरी PPH भी और PPH को और भी दो भागों में बांटा जाता है, जो कि है थर्ड स्टेज PPH एंड ट्रू PPH। थर्ड स्टेज PPH बोले तो जो बेबी का जो नॉर्मली हम लोग को पता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लिवर में क्या आता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर क्या होता है कि द सर्विकल कैनाल जो है वो ओपन होगा अप टू 10 सेमी, डायलेट होगा, एफिसमेंट होगा, उसको डायलेशन होगा, जो डायलेशन होगा अप टू 10 सेमी उसको हम लोग बोलेंगे था फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर। सेकेंड स्टेज ऑफ लिवर में क्या आएगा, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स अप टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मीन्स सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या आएगा, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी मीन्स स्टार्ट विथ डिलीवरी ऑफ द बेबी up to the delivery of the placenta, it will be third stage, and fourth stage will be observation. So here we will observe for what, we will observe for any bleeding of mother and vitals of mother, like that everything will be observed। मतलब ये सभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उस टाइम। तो अभी थर्ड स्टेज ऑफ PPH बोले तो क्या, थर्ड मतलब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उसमें उस टाइम में जो मदर को ब्लीडिंग होता है, उस टाइम में मदर को जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ PPH। मतलब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में अगर मदर को पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, अगर ब्लीडिंग हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ PPH। So it will be defined as if excessive bleeding occur after the delivery of the expulsion of the fetus but before the expulsion of the placenta। मतलब fetus तो डिलीवर हो गया पर प्लासेंटा डिलीवर नहीं हुआ, वो टाइम के बीच में अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको हम बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ PPH। थर्ड स्टेज PPH। ट्रू PPH मतलब वो तो 24 आवर्स के अंदर ही हो रहा है ना। हाँ, और ट्रू PPH मतलब बोलेंगे कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो गया, प्लासेंटा भी डिलीवर हो गया, पर हमको क्या याद रहना है कि प्राइमरी PPH का टाइम लिमिट है 24 आवर्स। सो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा सपोज रिटेन टिश्यू रह गया, ये भी तो कॉज है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रू PPH, जो कि विद इन 24 आवर्स होगा। सो विद इन 24 इंक्लूडिंग द प्राइमरी पीरियड, इट विल प्राइमरी PPH, जिसमें दो और भाग आएगा, क्या होगा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर PPH एंड वन मोर इज ट्रू PPH। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या आएगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो गया, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, वो टाइम के बीच में जो ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड स्टेज PPH। और जो ब्लीडिंग हमारा होगा आफ्टर द थर्ड स्टेज ऑफ मीन्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा अप टू 24 आवर्स, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू PPH। अभी नेक्स्ट आता है सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी PPH मतलब ये होता है कि जो ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स होगा और कंटिन्यू होगा अप टू मीन्स जो टाइम पीरियड रहेगा हम लोगों का वो होगा 6 वीक, मतलब द पार्पिरियम पीरियड, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी PPH। आई होप ये क्लियर है। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को पूछिए, मैं ज़रूर आपको क्लियर कर दूँगी। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने का, क्योंकि मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का शौक़ है, इसके लिए बस और कुछ नहीं। फिर हम लोग टॉपिक में आते हैं, टाइप अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ब्लड। मैं नोट्स इधर शेयर कर दूँगी, आप लोग के ऊपर देख लीजिएगा और अपनी तरह से नोट बना लीजिएगा। टाइप्स अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ब्लड मतलब जो हम लोग जो PPH का अभी पिछला वाला क्या हो गया, टाइप्स ऑफ PPH अकॉर्डिंग टू टाइम, पर ये आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड, मतलब कितना अमाउंट ब्लड लॉस हो रहा है। देखिए 500 ml ब्लड लॉस होना तो नॉर्मल है, ठीक है। अभी अगर मोर देन 500 हो रहा है
मतलब ज़्यादा हो रहा है ब्लीडिंग, तो उसको 3 तरह बाँटा गया है, जो कि फर्स्ट है माइल्ड, सेकंड है मॉडरेट, थर्ड है सीवियर। माइल्ड बोले तो क्या आएगा उसमें, मोर देन 500 ml अप टू 1000 ml, मतलब जो कि ब्लीडिंग हो रहा है, जो 500 ml से ज़्यादा ब्लीड हो रहा है पर 1000 ml, जैसे कि ब्लीडिंग हो गया तो मैडम उसको, वो पेशेंट को कितना ब्लीडिंग हुआ, 700 ml, ओके, तो ये माइल्ड माइल्ड के अंदर आता है, मतलब पेशेंट का कंडीशन समवॉट बेटर। फिर आता है मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट बोले तो मोर देन 1000 ml अप टू 2000 ml, जो ब्लीड होगा मदर का यूटेरस से, वो मोर देन 1000 ml मीन्स 1 लीटर, मोर देन 1 लीटर टू 2 लीटर, द रेंज विल बी 2 लीटर अप टू 2 लीटर, मतलब केस थोड़ा बिगड़ रहा है, अब हालात थोड़ा बिगड़ रहे हैं। सीवियर ब्लीडिंग किसको बोलेंगे, मोर देन 2000 ml और मोर देन 2 लीटर ब्लीड हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे सीवियर ब्लीडिंग। सो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग पीपीएच को 3 तरह बांटते हैं, जो कि है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में आता है ब्लीडिंग अगर 500 ml से ज़्यादा हो रहा है, 500 टू 1 लीटर और 500 और 1000 ml, उसको हम लोग बोलेंगे माइल्ड ब्लीडिंग। मॉडरेट बोले तो 1000 ml से 2000 ml, मतलब 1 लीटर टू 2 लीटर, उसको बोलेंगे मॉडरेट। सीवियर बोले तो मोर देन 2000 हो रहा है तो उसको हम सीवियर बोलेंगे। नॉर्मली जो वाजिनल डिलीवरी में ब्लीडिंग होता है वो 500 ml तक होता है, मतलब हाफ लीटर के जैसा होता है। अगर सीज़रियन ब्लीड हो रहा है तो सीज़रियन में ऑब्वियसली ब्लड ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टिश्यूज़ को कट किया जाता है, उसके बाद यूटेरस, उसके बाद वो बेबी को डिलीवर किया जाता है, उसमें ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर भी ज़्यादा बोले तो फिर भी 1000 ml से ज़्यादा होता है, मतलब अगर सीज़रियन सेक्शन हो रहा है तो हम लोग उसमें 1000 ml को, 1000 ml जो ब्लड लॉस है उसको एज ए नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो हम लोग 500 ml को एज ए नॉर्मल ब्लीड कंसीडर करेंगे। अगर हिस्टेक्टोमी हो रहा है, मतलब बेबी भी डिलीवर होगा, उसके बाद मदर को कुछ डिजीज़ कंडीशन है, तो हम लोग उसको, मतलब सर्जन वो लोग उसको उसका यूटेरस भी निकालेंगे, पूरा रिमूवल ऑफ द यूटेरस हो जाएगा। उस टाइम जो ब्लीडिंग है वो हम लोग का रहेगा 1500 ml, उसमें नॉर्मल ब्लीड काउंट किया जाता है। अगर मोर देन उसके ऊपर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं देखेंगे, उसको थोड़ा उसके लिए मेडिकल स्टेप्स फॉलो करना है और अटेंशन लगाना है उसमें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिस्क किस किस को है, मतलब किस किस को ज़्यादा रिस्क होता है पीपीएच होने का। अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए जो हाइपर ब्लड बीपी इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है। एनीमिया वाला मदर को ज़्यादा रिस्क रहता है। ओवर डिसेंटेड यूटेरस वाला को मदर को ज़्यादा रिस्क रहता है। ओवर डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन उसके लिए भी ज़्यादा रिस्क रहता है। और अगर प्लासेंटा में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ निकल आए, जैसे कि बिग प्लासेंटा, किसी मदर को बड़ा प्लासेंटा है, फिर प्लासेंटा एक्रेटा, मतलब प्लासेंटा जो है वो यूटेरस का टिश्यू, ऊपर जो डेसिडुअर टिश्यू है उसको क्रॉस करके मसल तक चला गया है प्लासेंटा, मतलब जो इधर टिश्यू तक रुकना था वो अंदर तक एक्सटेंड हो गया, वो उस टाइम भी ब्लीडिंग हो सकता है, उसको वो प्लासेंटल कॉज हो सकता है। फिर आता है प्रोलॉन्ग लेबर। अगर किसी मदर को लॉन्ग टाइम से लेबर हो रहा है, जो कि प्राइमरी, मतलब जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहा है उसके लिए मोर देन 18 टू 20 आवर्स, जो कि 18 से 20 घंटा तक डिलीवरी की पेन से तड़प रहा है, ऐसा मदर को अगर मोर देन 18 टू 20 आवर्स टाइम पीरियड चल रहा है किसी प्राइमरी मदर को, उस टाइम भी हो सकता है ब्लीडिंग। और अगर मल्टी ग्रेविड है तो अगर मदर को एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा बच्चा हो गया, उन लोगों के लिए 14 आवर्स से ज़्यादा टाइम डिलीवरी टाइम चल रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चल रहा है, उस टाइम भी, मतलब प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, उस टाइम भी थोड़ा रिस्क रहता है मदर को ब्लीडिंग होने का।
अभी डायग्नोसिस हम लोग नेक्स्ट है डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस हम लोग क्या क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, चेक द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना अमाउंट ब्लड लॉस हुआ है उसको चेक करना है, हीमोग्लोबिन चेक करना है, और अल्ट्रेशन ऑफ द वाइटल्स, एलर्टेशन ऑफ द वाइटल्स, मतलब वाइटल्स भी चेक करना है। वाइटल्स के अंदर मेनली आएगा बीपी, फीटल हार्ट रेट, मदर्स हार्ट रेट एंड पल्स एंड सैचुरेशन लेवल। सो मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक है, एक नॉन स्पेसिफिक है। जो स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक मतलब वो हम सब पेशेंट में केयर करेंगे। स्पेसिफिक मतलब जो हम लोग ओनली पीपीएच केस को ही केयर करेंगे। सपोज जैसे कि विनफ्लॉन, ठीक है, विनफ्लॉन डाले एक पेशेंट को, उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने का चांस रहता है, हम लोग को उसको भी केयर करना है। उसको कुछ ऑइंट मतलब दूसरा पेशेंट जैसे कि कैनेडा डाल रहे, तो हम लोग जिसको शायद उधर वुंड हो गया, वो उधर से सेलुलाइटिस भी होने का चांस रहता है। मतलब हम लोगों को दोनों पेशेंट को ही ट्रीट करना होगा, जो कि होगा एक स्पेसिफिक, मतलब हाँ एक पर्टिकुलर इसके लिए ही ये है, इसको हम स्पेसिफिक बोलेंगे। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो एज जनरल सबके लिए है, पर किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं है, उसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलेंगे। सो नॉन स्पेसिफिक में आएगा नॉट ओनली फॉर पीपीएच, मतलब जो हम करेंगे कि हाँ भाई इसको पीपीएच हुआ, बस इसी को ये केयर देना है, मतलब ऐसा नहीं है। ऑल मदर्स को ये केयर देना है, उसको हम बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक पीपीएच। जैसे कि हम लोग कुछ पॉजिटिव केसेस आए तो वार्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पूरा जितना पेशेंट्स आते हैं सब पेशेंट को हम लोग सब पेशेंट से नर्स मतलब जो हम लोगों का बैरियर नर्सिंग है वो फॉलो अप करते हैं। पर जो पॉजिटिव केसेस आता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वल्नरेबल केसेस आता है, वो उसमें हम लोग को थोड़ा सावधानी से मेंटेन करना पड़ता है। मतलब मेंटेन तो सभी पेशेंट में करते हैं, फिर थोड़ा अटेंशन से थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है। वैसे ही मैनेजमेंट भी 2 टाइप्स का है, एक आएगा नॉन स्पेसिफिक, एक आएगा स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में अभी आएगा एआरवे चेकिंग, चेक द एआरवे ऑफ द मदर, मतलब माँ का सांस नाली जो है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना है। वाइटल्स चेक करना है, इंजरी चेक करना है कि कितना लेवल तक इंजरी हुआ, कितना ब्लीडिंग हो रहा है वो चेक करना है। कॉन्शियस मतलब ग्लासकोस्कोमा स्केल से मदर का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, जिसमें आता है वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, आई रिस्पॉन्स। और मदर का जो केयर वो एज यूजल जैसा केयर होता है वैसा सेम केयर देना है। अगर स्पेसिफिक यूपीपीएच हुआ तो हम लोग स्पेसिफिक केयर क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे यूटेराइन मसाज। यूटेराइन मसाज मतलब यूटेरस को मसाज करना है, वो भी सर्कुलर मोशन में, उसको वो होगा हमारा फर्स्ट पीपीएच। एक एमसीक्यू देखी थी मैंने, जिसमें था कि इन पीपीएच व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। फर्स्ट ऑप्शन था यूटेरस, मसाज द यूटेरस। सेकंड ऑप्शन में था चेक द हीमोग्लोबिन। थर्ड ऑप्शन में था गिव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड फोर्थ ऑप्शन में था गिव आईवी फ्लूइड्स, ऐसा कुछ था। तो आईवी फ्लूइड देना, हीमोग्लोबिन चेक करना, हाँ, और एक था गिव द इंजेक्शन, हाँ ऐसा कुछ था, गिव गिव 2 पीसीवी ट्रांसफ्यूजन, ऐसा कुछ था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को किया जाएगा यूटेराइन मसाज। तो यूटेराइन मसाज में हम लोग सर्कुलर मोशन में यूटेरस को मसाज करते हैं, जैसे जिससे क्या होता है कि यूटेरस जो है वो अपना टोन को फिर से अचीव कर पाता है, मतलब जो टोन उसका लॉस हो गया था उसको फिर से टोन मिलता है, जैसे कि जिससे ब्लीडिंग कम हो सकती है। और ट्रानिक्सा इंजेक्शन जो कि हम लोगों का ब्लीडिंग का इंजेक्शन है, ब्लीडिंग होगा तो वो इंजेक्शन अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो हम लोग खुद से नहीं दे सकते। ट्रानिक्सा इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एंड अदर ड्रग्स, जो भी हम लोगों का जो गायनोकोलॉजिस्ट जो रहेंगे, हम लोग का जो ऑब्स्ट्रिक्शियन जो रहेंगे उन्होंने जो मेडिसिन एडवाइस किया होगा हम लोग को फॉलो अप करना है। ड्रग में क्या आएगा, एंटी फिब्रोलाइटिक ड्रग, जो कि ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा, ऐसा कुछ है तो इशू है तो ये ड्रग यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट फॉर द 30 मिनट्स इफ़ फेल्स, अगर मैंने 30 मिनट्स हम लोग ट्राई करेंगे, अगर
30 मिनट्स में फेल हो रहा है, देन गो फॉर द मैकेनिकल मेथड्स लाइक सर्विकल पैकिंग एंड सर्विकल पैकिंग। मतलब जो आता है कि हम लोग गॉज पैच और गज पीसेस से क्या करते हैं, सर्विक में पूरा 1 by 1 डाल के उसमें थोड़ा टाइट कर देते हैं, पैकिंग जैसे कर देते हैं, पैड डाल के पूरा, मतलब जो स्टेराइल गॉज पैड्स होता है वो डाल के उसको बोलेंगे सर्वाइकल पैडिंग। अगर फिर भी ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है तो जाना है सर्जिकल प्रोसीजर में। ठीक है, अभी हम लोग जो मेनली ध्यान रखना है स्पेसिफिक में क्या आएगा, फर्स्ट करना है यूटेराइन मसाज, मतलब यूटेरस को सर्कुलर मोशन में मसाज करना है ताकि जो लॉस यूटेरस का मसल टोन लॉस हो गया था वो फिर से रिगेन हो जाए अगर पॉसिबल है तो ब्लीडिंग कम हो सकता है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ट्रेनेक्सा, जो हम लोग को ट्रेनेक्सा बोलो ऑक्सीटोसिन, ये मेडिसिन इंजेक्ट करना है। अगर ऑक्सीटोसिन, इफ ऑक्सीटोसिन विल नॉट response, then go through the prostaglandin or injection prostaglandin 0.25 mg IV for 10 to 15 minutes। अगर ऑक्सीटोसिन काम नहीं कर रहे तो हम लोग को उसमें क्या देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन देना है 0.25 mg, जो कि हम लोग का IV देना है एंड 10 to 15 मिनट्स में देना है। फिर अगर फिर भी ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है और ट्रेनेक्साइन भी इंजेक्शन भी दे सकते हैं, फिर भी अगर ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है तो हम लोग को जाना है 30 मिनट्स वेट करेंगे ये सब देने के बाद। उसके बाद फिर भी ब्लीडिंग नहीं कम हुआ तो हम लोग को मैकेनिकल मेथड में जाना है। मैकेनिकल मेथड में क्या आता है, सर्विकल पैडिंग और सर्विकल पैकिंग आता है। अगर वो उसमें भी ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है तो हम लोग को जाना है सर्जिकल प्रोसीजर में। तो सर्जिकल प्रोसीजर में इसके अंदर में आता है कुछ सर्जरीज आता है, जैसे जिसका नाम है बायमैनुअल सर्विकल, ऐसा बायमैनुअल सर्विकल कंप्रेशन, हाँ, यूटेराइन पैकिंग, बकरी बैलून ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सर्जरी है जिसको मतलब जब मैं पहली बार पढ़ी थी तो मैं सोच रही थी बकरी मतलब था हम लोग के उधर गॉड होता है, मतलब बकरी और बैलून उसके मतलब ऐसा क्या है कि हम लोग बकरी बैलून, थोड़ा नाम फनी सा है मतलब मुझे लगता है। तो उसमें सर्जरी में क्या होता है कि जो यूटेरस से ब्लीडिंग हो रहा है उसमें एक बैलून सर्जरी के थ्रू यूटेरस के अंदर डाला जाता है, जो बैलून को इन्फ्लेट करके पूरा यूटेरस को टाइट सा बनाया जाता है। जैसे कि ये यूटेरस है, मतलब सपोज ये यूटेरस में ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग उधर क्या करते हैं, सर्जन क्या करते हैं, वो बैलून होता है उसको सर्विक और वाजिना के थ्रू इंसर्ट करके उसको 1000 ml 500 ml NS से फिल किया जाता है ताकि वो पूरा टाइट से बने रहे, और टाइट से बने रहेंगे तो उसमें ब्लीडिंग होने का चांस कम रहेगा, उसमें कंप्रेशन आएगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे किसी टॉपिक क्या था, इंजुरी और ब्लीडिंग ऐसा कुछ था, जिसमें फर्स्ट आता है राइस मेथड। हाँ, ब्लीडिंग हो रहा है तो राइस मेथड करना है, तो उसमें कंप्रेशन भी करना है, तो कंप्रेशन करेंगे तो ब्लीडिंग कम होगा। ये है हम लोग का कुछ प्रोसीजर्स जो कि आफ्टर पीपीएच, अगर मीन्स आफ्टर ऑकरेंस ऑफ पीपीएच अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा किसी भी तरह से तो उस टाइम ये सब सर्जरीज करना पड़ता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होता है जैसे कि पाल्पेट द मसाज और द फंडास ऑफ फॉर रीगेन द टोन ऑफ द मसल, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन देना है, NSRL और कोलाइड देना है, ड्रग्स देना है ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट, मिथार्जिन देना है एंड कार्बोटॉक्सिन देना है, और भी कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लडर करना है टू गिव द एंटीबायोटिक्स जो कि एम्पिसिलिन एंड मीट्रोनिडाजोल 500 mg। कुछ ट्रॉमेटिक वजह से हो रहे हैं, मतलब जैसे कि इंजुरी और ट्रॉमा हो गया यूट्रस में तो उस टाइम क्या करते हैं, अगर प्लासेंटा रह गया उसके वजह से हो रहा है तो प्लासेंटा को रिमूव करना पड़ेगा, और अगर कुछ कट गया, कुछ चोट लग गया तो उसको सुचरिंग करना पड़ता है। अगर प्लासेंटा रह गया तो प्लासेंटा का मैनुअल रिमूवल होगा जो कि परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थीसिया विथ स्टेराइल ग्लव्स, मतलब स्टेराइल ग्लव्स सब यूज़ करके वो वजीना के थ्रू मतलब यूटेरस में हाथ डाला जाता है, वो हाथ उसमें इंसर्ट करके रोटेशन मोशन में वो यूटेरस को क्लीन किया जाता है। इंट्रोड्यूस हैंड इनसाइड द यूटेरस कैविटी
इन कोन शेप मैनर, मतलब जो कि कोन शेप ऐसा शेप है, ऐसा शेप करके यूटेरस के अंदर हाथ डाला जाता है। उसके बाद वो जो यूटेरस का जो प्लासेंटा का रिमेन पार्ट्स है उसको रिमूव किया जाता है। काउंटर प्रेस ऑफ द फंडस, मतलब फंडस को ऊपर से प्रेस करना होता है, उसी टाइम फंडस को प्रेस करके ऐसा हाथ कोन शेप में हाथ इंसर्ट करना है। उसके बाद स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर फॉर सेपरेशन, अगर कुछ पार्ट्स किधर भी रह गया है तो उधर ऐसे करके स्लाइसिंग मूवमेंट करके वो पार्ट को, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा करके रिमूव नहीं करना है, फंडस में हाथ डाल के आराम से स्लाइसिंग करके वो पार्ट को निकलना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉर्ड ट्रैक्शन, ट्राई टू रिमूव द प्लासेंटा। कॉर्ड ट्रैक्शन को जो मेथड होता है उस कॉर्ड को ट्रैक्शन करके धीरे धीरे प्लासेंटा को रिमूव करने की कोशिश करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी रहती इस टाइम। फिर रिमूव द हैंड आफ्टर चेकिंग द कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लासेंटा। अगर हम लोग देखेंगे कि प्लासेंटा हाँ धीरे से निकल रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो हम लोग को उस टाइम प्लासेंटा रिमूव करना है। फिर उसके बाद एक बार चेकिंग भी कर लेना है, क्योंकि बाद में कुछ रह गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब जो एक बार हाथ इंसर्ट करे, एक बार पूरा चेकिंग करके उस टाइम पूरा कांच अंदर का जो काम है कंप्लीट करके हाथ निकलना है। IV मिथार्जिन देना पड़ता है 0.2 mg, जो कि हम लोग यूटेरस का मसल टोन को रीगेन करने में मदद करेगा, और फंडस को मसाज भी करना पड़ता है। IV एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, एंड रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा को जो कॉर्ड रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको ऐसे ऐसे रोटेशन मोशन में खींचना है, मतलब मैनुअल रिमूवल करना है। उस टाइम भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मदर को हेमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, साव इन्वल्सन और मतलब लेट हो सकता है। जैसे कि साव इन्वल्सन का मतलब क्या होता है, तो परपिडियम पीरियड में जो हमारे मदर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो जो रिटर्न आ रहा है, रीगेन मतलब पहले की पोजीशन में रिटर्न आ रहा है, उसमें थोड़ा लेट हो सकता है, उसको बोलेंगे साव इन्वल्सन, लेट हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे साव इन्वल्सन। और जो नॉर्मली रिटर्न आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इन्वल्सन। तो ये रहता है हमारा PPH का मैनेजमेंट। इसमें एक गोल्डन 1 आवर बोल के टाइम है रहता है, जिसमें आता है रिसर्चिटेशन मस्ट बी स्टार्टेड टू इंश्योर चांस ऑफ सर्वाइव। इसको हम लोग गोल्डन 1 आवर बोलते हैं, जो कि ये 1 आवर में अगर सीवियर ब्लीडिंग हो गया तो मदर को डेथ भी हो सकता है। ये गोल्डन 1 आवर हम लोग के लिए बहुत ही कीमती टाइम है। हम लोग को मदर का शॉक इंडेक्स चेक करना पड़ता है, मतलब जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है वो शॉक, सपोज मदर को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग, तो सीवियर ब्लीडिंग में चांसेस रहता है कि मदर को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाए, तो हम लोग को वो शॉक भी मेज़र में रखना है, ठीक है। हार्ट रेट, वो शॉक का इक्वेशन आता है हार्ट रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक बीपी, मतलब मदर का हार्ट रेट कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक बीपी कितना आ रहा है, उसको डिवाइड करके जो आएगा, अगर 0.5 to 0.7 में आ रहा है तो मतलब नॉर्मल रेंज में है, अगर धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है तो सिचुएशन अब अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, सिचुएशन बिगड़ रहा है। तो ये रहता है हमारा मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा और इमीडिएट मैनेजमेंट फॉर द पोस्टमार्टम हेमरेज। इसके वगैरह भी और आगे कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह है जो मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ थोड़ा, मतलब और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाईमैनुअल कंप्रेशन, मतलब जो कंप्रेस करना पड़ता है यूटेरस को, यूटेरिन पैकिंग, यूटेरस को पैकिंग करना पड़ता है गॉस पेज और गॉस पैड से। बकरी बैलून सर्जरी, जो कि एक बैलून के जैसा एक रबर का बैलून यूटेरस के अंदर डाला जाता है, जिसमें 3 ल्यूमेन रहता है, उसमें एक से NS 300 to 500 ml हम लोग को इंसर्ट करना पड़ता है, जो कि टाइटनेस मेंटेन करता है। और लाइगेशन भी करना पड़ता है, लाइगेशन मतलब पूरा यूटेरस को सुचरिंग करना पड़ता है। ये होता है हम लोगों का पोस्टमार्टम हेमरेज का सर्जिकल मैनेजमेंट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालती हूँ, पर आज थोड़ा पढ़ाने का मन हुआ तो डाल दिया। फर्दर कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होगा तो मेरे को बोलिएगा, मेरे को कमेंट करिएगा, मैं
कोशिश करूँगी पढ़ाने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।